हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम। फ्रेंड्स, मैं हूं सोनम। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों स्टैटिक जी के टॉप 40 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा ऑटो एग्जाम। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पूरे टोटल 40 क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कौन सा है? पहला प्रश्न है दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा आपका 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन को देखते हैं। तो 5 जून को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को आपको HIV डे के रूप में मनाया जाता है, दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, एड्स के रूप में। और 10 जनवरी की बात करें तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों एक क्वेश्चन में आपके कई क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो किसको जाना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण के पिता कौन है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो हैं वह भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाने जाते हैं। आपको बता दें दोस्तों राजा की उपाधि इन्हें कैसे मिली थी? तो जो मुगल सम्राट अकबर हैं तो अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि इनको प्रदान की गई थी। और दोस्तों आपको बता दें कि राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक भी हैं और इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं क्वेश्चन। और आपकी बात करें दयानंद सरस्वती, तो दयानंद सरस्वती कौन थे दोस्तों? दयानंद सरस्वती की बात करें तो यह आर्य समाज के संस्थापक थे और इनका एक नारा है, आप लोगों ने सुना भी है, वेदों की ओर लौटो। ये किनका नारा है? तो दयानंद सरस्वती का। चलिए, और दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्हें हम किस रूप में जानते हैं? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में दादा भाई नौरोजी को जानते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर होगा आपका दादा भाई राजा राम मोहन राय आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। सी आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है आपका कौन सा? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल आपका नेपाल का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है दोस्तों? तो किस भारतीय राज्य की? तो गुजरात की जो तट रेखा है दोस्तों वह सबसे लंबी है। तो किसके साथ लगती है और कितना लगती है दोस्तों? तो यह 1214 किमी है, 1214 किलोमीटर है दोस्तों। और सबसे लंबी तट रेखा यह किससे लगती है? तो पश्चिम में यह अरेबियन सी के साथ लगती है गुजरात की। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है तो आपका कौन सा होगा? तो आपका होगा गोवा। गोवा आपका सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो दोस्तों कौन सा ऐसा दर्रा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो राइट आंसर होगा आपका जोजिला दर्रा। ये आपका राइट आंसर होगा। जोजिला जो दर्रा है वह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दें जो ऑप्शन में जो है उसको भी देख लेते हैं। सिपकिला दर्रा कहाँ पर रहता है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथुला दर्रा की बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम में आपका कहाँ है? नाथुला दर्रा। और बारालाचा कहाँ दर्रा स्थित है? तो बारालाचा दर्रा भी आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आपके एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मारखोर भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय पशु है? तो मारखोर दोस्तों आपके किसका है? तो पाकिस्तान। पाकिस्तान का आपका मारखोर एक देश का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु है आपका रॉयल बंगाल टाइगर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मनामा किस देश की राजधानी है? तो मनामा किस देश की राजधानी है? याद रखिएगा आपका, यह आपके बहरीन की राजधानी है मनामा। चिली की राजधानी क्या है दोस्तों? तो चिली की राजधानी है सेंटियागो। म्यांमार की राजधानी है नैपिडो और तजाकिस्तान की राजधानी है आपकी कौन से? दुशानबे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में स्थित है बोध गया दोस्तों। तो बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों और जो भगवान बुद्ध हैं उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ आपका राइट आंसर होगा उनका। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो उन्होंने प्रथम उपदेश आपका सारनाथ में दिया था। और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भगवान बुद्ध का ज्ञान कहाँ हुआ था प्राप्त, तो आपका बोध गया में होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ रवीना लिखा है दोस्तों, सॉरी, रविंद्रनाथ जो टैगोर जी हैं, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो उन्होंने लिखा था आपका बांग्लादेश का। बांग्लादेश का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। किस भाषा में लिखा था? तो अमार सुमार जो बांग्ला है, अमार सुनार बांग्ला के में लिखा था राष्ट्रगान बांग्लादेश का दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को आपको बता दें दोस्तों, यह पहले गैर यूरोपीय थे और पहले एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले यह पहले एशियाई व्यक्ति थे। इन्होंने जनगण मन अधिनायक जो है आपके भारत के राष्ट्रगान के भी लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए, और इन्होंने यह कहाँ से लिया गया? तो गीतांजलि से लिया है, गीतांजलि के लेखक भी हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो दोस्तों जल्लीकट्टू जो त्यौहार है वह तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। जल्लीकट्टू में दोस्तों बैलों का दौड़ कराया जाता है, बैलों को अपने कब्जे में किया जाता है दोस्तों। जल्लीकट्टू यह तमिलनाडु का त्यौहार है। यह किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो यह आपका पोंगल जिस दिन मनाया जाता है, पोंगल के दूसरे दिन का यह त्यौहार आयोजित किया जाता है, बैलों की दौड़। और दोस्तों आपको बता दें जो यह कर्नाटक है, यहाँ पे क्या मनाया जाता है? यहाँ पे कंबाला मनाया जाता है। तो कंबाला और जल्लीकट्टू में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो कंबाला कहाँ मनाया जाता है? आपका कर्नाटक में, जो कि भैंसों का दौड़ होता है। और यहाँ पे क्या होता है? बैलों का रेस कराया जाता है, दौड़ कराया जाता है दोस्तों इसमें। तो यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे बाथुकम्बा एक फूलों का सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे बोईता बंदना उत्सव मनाया जाता है, बाली यात्रा भी मनाया जाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक होमी जहांगीर भाभा को, ये आपका राइट आंसर होगा। न्यूक्लियर विज्ञान का जनक माना जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो 15 जनवरी जो है उस दिन हम सेना दिवस के रूप में मनाते हैं 15 जनवरी को। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और श्रम दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो 1 मई को हम श्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और है आपका डी पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो डी होगा आपका पर्यावरण दिवस हम 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर होगा सेना दिवस हम 15 जनवरी को मनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो राइट आंसर होगा आपका सी, चार्ल्स डार्विन के द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखा गया था। अगला
ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये कश्मीर जो फंक है किसने किसकी खोज की थी? इन्होंने विटामिन की खोज की थी दोस्तों। विटामिन की खोज कश्मीर फंक के द्वारा किया गया था। ग्रेगर जॉर्मंडल की बात करें तो इन्होंने अनुवांशिकी की खोज की थी दोस्तों। अनुवांशिकी की खोज की थी ग्रेगर जॉर्मंडल। और अगर आपसे पूछिए वाटसन ने क्या किया था, तो इन्होंने डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को प्रस्तुत किया था, वाटसन एंड क्रिक ने। तो दोस्तों चलिए आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो चार्ल्स डार्विन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है दोस्तों? तो भारत की जो सबसे स्थलीय सीमा, सबसे लंबी स्थलीय सीमा, वह आपके बांग्लादेश के साथ लगती है। तो कितना लगती है दोस्तों? तो आपका बांग्लादेश के साथ पूरे 4997। तो दोस्तों 4097 लगते हैं सीमा आपके बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी सीमा साझा करती है बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम कितनी कैसे करती है? तो 106 किलोमीटर आपके अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो सबसे कम कैसे लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है सबसे कम आपकी सीमा देश की। और नेपाल के साथ कितना लगती है? तो नेपाल के साथ लगती है 1758 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ लगती है 3323 किलोमीटर। और म्यांमार के साथ लगती है आपकी, म्यांमार के साथ आपकी लगती है कितनी? तो 1643 किलोमीटर म्यांमार के साथ लगती है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो यह आपके 8 मार्च 18 मार्च हो गया। 8 मार्च को आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 फरवरी की बात करें, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। और 13 फरवरी की बात करें, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पे? तो दोस्तों सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। तो दोस्तों 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, याद रखिएगा। 24 जनवरी की बात करें तो बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है 21 जून। 21 जून को क्या मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, जो कि 21 जून को मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो भारत में जो कर्क रेखा है दोस्तों आपके 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये याद रखिएगा, भारत में यह एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। यूपी SSC PET जो एग्जाम में क्वेश्चन हुआ था आपके 2021 में पेपर हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। कौन कौन से? आइए उसको भी जान लेते हैं। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। तो यह 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी की उद्गम स्थल क्या है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वह आपके अमरकंटक से है। आपका नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है वह अमरकंटक पहाड़ी से है दोस्तों। अमरकंटक कहाँ पे स्थित है? तो अमरकंटक यह मध्य प्रदेश में स्थित है आपके अमरकंटक। तो मध्य प्रदेश से स्थित है आपका अमरकंटक, वहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है। महाबलेश्वर की बात करें तो यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? तो यह कृष्णा नदी यहाँ से निकलती है दोस्तों, कृष्णा नदी। और गंगोत्री से आप जानते हैं कि गंगा निकलती है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी की बात करें तो यह नासिक में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, वहाँ से आपकी गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। चलिए याद रखिएगा, एक क्वेश्चन में आपके कई क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है और अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है, आपकी जानकारी के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस आर्टिकल में शिक्षा का अधिकार निहित है? तो दोस्तों भारत के किस आर्टिकल में शिक्षा का अधिकार निहित है? तो राइट आंसर होगा आपका 21A। आर्टिकल 21A में शिक्षा का संविधान
में आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है दोस्तों। आर्टिकल 19 की बात करें तो आर्टिकल 19 में आपकी बोलने की अपने शब्द रखने की स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। और आर्टिकल 20 की बात करें तो अपराधों के लिए दोषी सिद्ध होने के संबंध में संरक्षण का अधिकार दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया आपके एग्जाम में। जो बीबी का मकबरा है वह आपके कहाँ स्थित है? तो वह आपका स्थित है दोस्तों औरंगाबाद महाराष्ट्र। ये आपका राइट आंसर होगा। औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा स्थित है। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे और क्या स्थित है, तो दोस्तों अजमेर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे अजमेर राजस्थान में आपकी मोइनुद्दीन जो चिश्ती दरगाह है यहाँ पे स्थित है दोस्तों, या सूफी संत है उनका दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह सासाराम बिहार में स्थित है। और जो आगरा है, आगरा में किसका मकबरा है? तो दोस्तों मुमताज महल का मकबरा है, जिन्हें शाहजहां ने अपने दूसरी बीबी मुमताज महल की याद में आगरा का ताजमहल बनवाया था। तो दोस्तों याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र आपका होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9 है दोस्तों, याद रखिएगा। कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 9 है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस सिंधु सभ्यता को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो दोस्तों किस सिंधु सभ्यता को, दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन देखने को मिला भी है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में यह क्वेश्चन मिला है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता को मृतकों का टीला कहा जाता है। किस सिंधु सभ्यता को? तो मोहनजोदड़ो कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही है मृतकों का टीला। तो दोस्तों मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में जानते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है वह राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और राखल दास बनर्जी, और यह खोज कब की थी इन्होंने? तो इन्होंने खोज की थी 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी, खुदाई की गई थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह है आपका एशिया महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप में ही आपका क्या है? तो आपका भारत, अपना प्यारा भारत एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछे सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका सबसे छोटा महाद्वीप में है। और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप हो गया, और सबसे बड़ा आपका दूसरा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ, तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा एशिया महाद्वीप। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, इलायची पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इलायची पहाड़ी की बात करें, आपका केरल में स्थित है आपकी इलायची पहाड़ी, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने किया था? तो महाभारत की रचना के हैं आपके महर्षि वेदव्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। तुलसीराम की बात करें तो यह किसके रचनाकार हैं? तो यह रामचरितमानस के रचनाकार हैं। कल्हड़ की बात करें तो इन्होंने राजतरंगिणी के लेखक हैं आपके कल्हड़। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वह आपके अजमेर राजस्थान में स्थित है। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा अजमेर राजस्थान में। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत आपके कौन दिए थे दोस्तों? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस दिए थे। ये आपका राइट आंसर होगा।
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय आपका लॉर्ड कैनिंग था। चलिए याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? लगाने की प्रक्रिया है दोस्तों, लगाने की प्रक्रिया है तो आपका आर्टिकल 61 के तहत संविधान के अनुच्छेद 61 से महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है। महाभियोग किस कंडीशन में लगा सकते हैं दोस्तों? जब वह आपके संविधान का पालन न करे, दोस्तों उसके विरुद्ध कार्य करे, तो अब आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है दोस्तों? तो सदन के दोनों सदस्यों के द्वारा लगाया जा सकता है। दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा इस पर महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग लगाने के 14 दिनों पर इनको इन्फॉर्म देना होगा। 14 दिन तक इनके पास समय रहता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जीएसटी समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो जीएसटी समिति है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका पूरा नाम है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को पोलियो टीका का आविष्कारकर्ता माना जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा अल्बर्ट स्वैबिन को पोलियो टीका का आविष्कारकर्ता माना जाता है। इन्होंने पोलियो की वैक्सीन बनाई थी, याद रखिएगा। और जो विलियम हार्वे हैं वह रुधिर परिसंचरण तंत्र के हैं। एडवर्ड जेनर की बात करें तो यह किसके हैं? यह चेचक के हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने बनाया था? तो दोस्तों सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो जोहान्स गुटेनबर्ग ने बनाया था। चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने क्या किया था? तो गुटेनबर्ग जो है जोहान्स ने 24 बाइबिल लाइन प्रिंट की थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कहाँ स्थित है? कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा आपका बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है वह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान और निकोबार में स्थित है। दोस्तों, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन EWS से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा आपका EWS से कौन सा संविधान संशोधन स्थित है? तो 101वां जो संविधान संशोधन है EWS से संबंधित है। EWS क्या मतलब है दोस्तों? तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमजोर जाति के लोग हैं उनको 101 जो संविधान संशोधन है इसके तहत 10% की छूट दी जाएगी दोस्तों। 10% दिया जाता है किसी भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आरक्षण दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो यह कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वह उड़ीसा राज्य में कोणार्क में ही स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, यह सूर्य भगवान का एक मंदिर है और जिसे हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर आपको अहमदाबाद को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत के मैनचेस्टर के रूप में कानपुर को जाना जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? तो दक्षिण भारत की बात करें तो कोयम्बटूर, तमिलनाडु का कोयम्बटूर को हम दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के रूप में जानते हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के कानपुर को हम उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद को कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का जो शोक है वह कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है दामोदर नदी। दामोदर नदी किसको कहा जाता है? दामोदर नदी जो है वह बांग्लादेश की शोक नदी है, वेस्ट बंगाल की दोस्तों, बांग्लादेश नहीं, पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की यह शोक नदी कहा जाती है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र गंगा की जो सहायक नदी है, जो कि बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। कावेरी की बात करें, कावेरी
केरल की जीवन रेखा है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचमहल कहाँ स्थित है? तो पंचमहल आपके फतेहपुर सिकरी में स्थित है। ये आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो 1 अप्रैल 1930 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट है आपके 15 अप्रैल 1917 को। 15 अप्रैल 1917 को चंपारण आंदोलन हुआ था, जो कि बिहार में नील की खेती के लिए यह चंपारण आंदोलन किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 4 फरवरी 1922। तो 4 फरवरी 1922 को आपका चौरा चोरी कांड हुआ था दोस्तों। चौरा चोरी कांड जो कि गोरखपुर जिले में कई पुलिस थाने को जलाकर राख कर दिया था उसमें। तो उस दिन आपका चौरा चोरी कांड हुआ था। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है दोस्तों, 9 जनवरी 1915 को भारत में वापसी की थी साउथ अफ्रीका से गांधी जी। तो इसी दिन की थी दोस्तों। इसी दिन हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं 9 जनवरी को। याद रखिएगा, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में एक सींग गैंडे के लिए कौन से नेशनल पार्क को जाना जाता है? तो दोस्तों एक जो है एक सींग गैंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि असम में स्थित है। वह एक सींग गैंडे के लिए काफ़ी फेमस है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कूनो नेशनल पार्क, जो कि एमपी में मध्य प्रदेश में स्थित है। यह किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो इसमें अभी हाल ही में जो वहाँ से चीते लाए गए थे वह आपके कहाँ रखे हैं? कूनो नेशनल पार्क में ही रखे गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राजाजी नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और दुधवा नेशनल पार्क, जो कि उत्तर प्रदेश का इकलौता नेशनल पार्क है, वह दुधवा नेशनल पार्क है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है और वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय आपका इम्फाल मणिपुर में खोला गया था दोस्तों। बता दें आपको, जो दूसरा है आपका कोच्चि केरल, वहाँ पे आपका भारत का पहला ट्रांसजेंडर के लिए विश्वविद्यालय खोला गया था। ठीक है, आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका इम्फाल मणिपुर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए थे और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ऑटो एग्जाम्स को। तो दोस्तों थैंक यू आप लोगों को। दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।